So we have our linear inequalities and quadratic inequalities. So we have already seen linear equation, right? Let's say I have 2x plus. So we know what is the meaning of this equation, and the meaning of this equation is basically a straight line, right? So how do we find out straight line? Let's say this is x, this is y. If x is equal to 0, this is minus 4 by 3. If y is equal to 0, x is equal to minus 2, right? So let's say x is equal to minus 2, 0 is this point, and this is this point, right? So if you draw a straight line, then all the points which lie on this line will be part of my solution. Now, this is equality. If you were to have 2x plus 3y is greater than 0, greater than or equal to 0, less than 0, less than or equal to 0. These are the four possibilities that you have. Now, if it is greater than 0, that means, let's say this is inequality. That means my answer will lie either above this line or it will lie below this line. So answer will lie either above the line or below the line. So how do you know whether it is lying above the line or below the line? We apply something known as an origin test. What does it mean? We put x0 and y0. We put x0 and y0, right? So if you put x0, y0, what do you get? You get 4. Is 4 greater than or equal to greater than 0? Yes, that means 0, 0 is a part of my solution. It means all the solution which lies above this line will satisfy my this equation. Now, what is the difference between being equal to 0 and not equal to 0? If it is only greater than 0, that means the points which lie are not a part of my solution. जो इसके ऊपर points है वो मेरे solution नहीं है, और जनरली उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. किस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? इफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट अ पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन, वी विल रिप्रेजेंट इट एज अ डॉटेड लाइन. इफ इट इज अ पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन, देन वी विल रिप्रेजेंट एज अ सॉलिड लाइन. सिर्फ इतना डिफरेंस है. आ रही बात समझ में? उसी तरीके से मान लेते हैं हम इसको देखें, लेस देन और इक्वल टू 0. इफ यू पुट x0 y0, इज 4 लेस देन और इक्वल टू 0? इसका मतलब है तो मान लेते हमने 0 0 पुट, तो हमारे पास आएगा 4 इज लेस देन 0, ये आ जाएगा. तो क्या 4 लेस देन 0 होता है? इसका क्या मतलब है? 0 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन. तो इसका मतलब नीचे वाला ये मेरा पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन है. समझ में आ रहा है? तो इसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं. ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी. अब हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर दो स्ट्रेट लाइंस है तो हम उसको सॉल्व करते थे, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे. तो अगर मुझे दो लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास यही एक लाइन है. मान लेते हैं हमारी लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है. मान लेते हैं x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है. तो एक तो अपनी यही वाली लाइन बन जाएगी. ठीक है, एक तो ये लाइन बन गई, ये वाली बनेगी. मान लेते हैं x और y. मान लो x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 2 बनेगी. y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 12 बनेगी. तो मान लेते हैं 12 पॉइंट यहाँ पे आ गया और 0 2 यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ये मेरी मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन है. इसको हमने बढ़ा दिया ये ऐसे, ये मेरी लाइन है. ठीक है, सॉल्यूशन तो ये हो गया. लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी होता, मतलब मान लेते हैं मेरी लाइन होती 2x प्लस 3y प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसका मतलब है मेरा सॉल्यूशन क्या होता? इस लाइन के ऊपर, है ना, 0 0 लगा के, यानी इस लाइन के दूसरा. मान लेते हैं मेरे पास ये है x माइनस 6y प्लस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0. x0 पुट करेंगे, y0 पुट करेंगे. क्या 12 0 से कम है? नहीं. इसका मतलब क्या 0 0 मेरा सॉल्यूशन है? नो. इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन इस रेड वाली लाइन से
ऊपर है नीचे है? x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो मेरे पास आया 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? नहीं। तो क्या मेरा एजम्पशन कि मेरा आंसर 0 0, क्या मेरा एजम्पशन सही है? इसका मतलब मेरा एजम्पशन गलत है। इसका मतलब है हाँ 0 0 नीचे नहीं आके ऊपर जाएगा, यानी इस लाइन से ऊपर। आ रही बात समझ में? तो मेरा इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन कौन सा होगा? जो रेड लाइन से भी ऊपर है और इस ब्लैक लाइन से भी ऊपर है, यानी जो कॉमन एरिया है ना येलो और ग्रीन वाला, वो मेरा सॉल्यूशन है। ये मेरा एक्सिस है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये रेड कलर, ये रेड वाली लाइन का सॉल्यूशन मेरा ऊपर की तरफ है ना, ये मेरा सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है ये? इस लाइन का। और इस वाली लाइन का सॉल्यूशन कौन सा है मेरा? ये वाला। दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है मेरा? ये वाला। कॉमन सॉल्यूशन ये है ना, ये तो नीचे तक जा रहा है ना, ये कॉमन सॉल्यूशन है, वो ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। नहीं बन रही बात? मैं इक्वेशन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। मान लेते हैं ये भी ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0 होता, x0 ओरिजिन टेस्ट किया तो मेरे को आया 12 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 0 0 इज अ पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन। 0 0 इस लाइन से ऊपर है नीचे है, तो इसमें नीचे वाला इलाका मेरा सोल्यूशन है। तो नीचे वाला इलाका ये है, ये नीचे वाला इलाका है सारा। और येलो वाला जो है वो क्या है? उस लाइन के ऊपर वाला सोल्यूशन है, यानी ये जो काली लाइन है इसके ऊपर वाला सोल्यूशन, ये सारा। अच्छा, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ओरिजिन टेस्ट कैसे लगाना है? देखिए, अगर 0 0 मेरा सोल्यूशन होता तो ये सेटिस्फाई करता। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसका मतलब 0 0 मेरे सोल्यूशन का पार्ट है। तो मैंने कहा जब भी इनइक्वालिटी, या तो ये लाल वाली लाइन के ऊपर वाला मेरा आंसर होगा या नीचे वाला होगा, बता कौन सा लूं मैं? क्यों? क्योंकि 0 0 हैज टू बी पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन। मान लेते हैं हमने ये लिखा होता, अब 0 0 डालती, 0 - 0 + 12, तो तुमको क्या आता? 0 इज लेस देन। ये तो इलॉजिकल बात है। इसका मतलब 0 0 क्या मेरा सोल्यूशन है? 0 0 मेरा सोल्यूशन नहीं है। तो इस लाइन के या तो ऊपर आंसर आएगा या नीचे। तो ऊपर लेता या नीचे लेता? ऊपर लेते हैं बस। अब दोनों में जो कॉमन एरिया है ना, वो इसका सोल्यूशन सेट है बस। हाँ, हमेशा 0 पुट करके देखेंगे। अगर 0 पुट करके इक्वेशन वैलिड है, इसका मतलब वो मेरा सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का पार्ट है। अब वो देखना पड़ेगा ग्राफ से कि वो नीचे ले जाए ऊपर ले जाए। लाइन अगर नीचे है तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, लाइन ऊपर है तो नीचे ले जाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मेरा इलॉजिकल आ गया, भाई 0 0 डाला तुमने, देखा ये क्या है, तो इसका मतलब 0 0 नॉट ए पार्ट ऑफ। तो अगर 0 0 हैज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि हम सोल्यूशन सेट को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। वो ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, ग्राफ से। उससे मैं आइडेंटिफाई हो जाएगा मेरा कौन सा एरिया मेरा सोल्यूशन सेट है। यहां तक बात समझ में आती है? अब इसके ऊपर एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनेगा? मान लेते हैं हमारे पास दो तरह के पर्स हैं, पर्स 1 और पर्स 2। मान लो इसमें 12 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट होता है। उल्टा कर लेते हैं ताकि यहाँ कंफ्यूजन। इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसमें 12 रुपए का प्रॉफिट होता है। पर्स 1 बनाने के लिए मशीन 1 पे 2 घंटे लगते हैं, मशीन 2 पे 3 घंटे लगते हैं। पर्स 2 को बनाने के लिए इस पे 4 इसको लेटस से
4 घंटे लगते हैं। लेट अस से इसमें चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा डेटा। इसमें मान लेते हैं हमने 6 घंटे लगा दिए, इसमें 3 घंटे लगा दिए, इसमें 4 घंटे लगा दिए हमने, इसमें मान लेते हैं 5 घंटे लगा दिए। ठीक है, कितने घंटे लगते हैं, यानी कि पर्स 1 को जब अगर हम बनाएंगे तो पहली मशीन पे 6 घंटे लगेगा, दूसरी मशीन पे 3 घंटे लगेगा, तब जाके वो तैयार होगा। सेकंड पर्स को बनाएंगे, पहली मशीन पे 4 घंटे लगेंगे, दूसरी मशीन पे 5 घंटे लगेंगे, तब जाके वो तैयार होगा। मेरे पास टोटल 100 घंटे इस मशीन पे अवेलेबल है और 100 ही घंटे इस मशीन पे अवेलेबल है। कोई हो सकता है कोई 75 भी दे दे, कोई खास बात नहीं है, मैं 100 ले रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो बताओ कितने कितने पर्स बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं जेड मैक्स फंक्शन, यानी या तो कॉस्ट मिनिमाइज करनी होती है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। तो मान लेते हैं आपने ये एक्स पर्स बनाया, ये वाई पर्स बनाया, एक पर्स पे 10 रुपए का प्रॉफिट तो एक्स पर्स पे 10x का प्रॉफिट, एक पर्स पे वाई रुपए का प्रॉफिट तो इस पे 12 रुपए का, ये टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। हम चाहते हैं ये वाली वैल्यू मेरी मैक्सिमम हो जाए। ठीक, लेकिन इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट क्या है, मेरे पास 100 ही घंटे अवेलेबल है। एक पर्स बनाने के लिए इस पे 6 घंटे लगते हैं, तो एक्स पर्स बनाने के लिए 6 आवर्स लग जाएंगे मशीन 1 पे। हेलो, हाँ जी आनंद जी, बस ये ठीक हूँ। क्लास में हूँ एक बार, अभी नहीं आज नहीं है, शाम को देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, उन दोनों दोनों को बोल दो, ठीक है। जो उन्होंने कहा था सचिन से तो थोड़ा सा कर सकते हैं इनिशियली कि भाई रोक लेते हैं, सेम सेम पे कर लेते हैं, कर लेंगे, वो आ जाएंगे, सचिन तो सेम पे आ जाएगा। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, जेबी घोड़ा बेटर है, अभी रिनू भाई, अभी हमारी नीड नहीं है रिनू भाई की। हम्म। 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 चल, ठीक। देखो मान लो एक्स पर्स बनाया, मशीन 1 पे 6 आवर्स लगेंगे, ठीक है, और पर्स 2 मैंने वाई बनाया, तो एक पर्स 4 वाई लगेंगे। इसका टाइम प्लस इसका टाइम 100 घंटे से कम ही होना चाहिए। ऐसे ही मशीन, ये मशीन 1 की सिचुएशन है, मशीन 2 की सिचुएशन है, इसमें 3x आवर्स लग जाएंगे और इसमें 5 आवर्स, ये दोनों लेस देन इक्वल टू 100 आएंगे। इसको कंस्टेंट बोलते हैं। कितनी कंस्टेंट हो गई, 2। सिर्फ एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कंस्टेंट्स आर देयर इन दिस सिचुएशन। एक और कंस्टेंट है हमारे पास, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? ये 4 कंस्टेंट्स हो गई। अब इसके बेसिस पे हमें ये देखना है कि हम कितने कितने पर्स बनाए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए एक बार हम ये सिचुएशन बनाते हैं, ये हमारा एक्सिस है, ठीक। एक्स इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है राइट साइड, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स। y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ऊपर वाली साइड, तो कौन सा कॉमन कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये वाला। अगर मैं एम मशीन 1 के लिए x और y, x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 25 बनती है, y की वैल्यू 0 पुट करूं, x की वैल्यू 100/16.66 बनती है। तो मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट है 16.660, और यहाँ पे आएगा मान लो मेरा 0.25। तो पहले वाली मशीन का अगर मैं हिसाब किताब बैठाऊं तो ये वाली लाइन है। अगर मैं 0 0 पुट करता हूं तो 0 + 0 क्या 100 से कम होता है, तो इसका मतलब इस 0 0 पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, तो इसका मतलब वो डेटा मेरा नीचे की तरफ आएगा। समझ में आ रही बात? तो मेरा सारा डेटा इस नीचे की तरफ आएगा। और क्या इस क्वाड्रेंट में जाएगा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिमिट हो गया। क्यों लिमिट हो गया? x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 से लिमिट हो गया। समझ में आ रहा है? तो मेरा जो डेटा क्या
मान लेते हैं मेरे को एक्स, मान लेते हैं मैंने कहा, मान लो मैंने कहा x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, सारा x यहां पे रहेगा। ये ग्राफ किसका है? x ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ किसका है? x ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कौन सा है? समझ में आ रहा है? y ग्रेटर देन 0 कौन सा है? ये समझ में आ रहा है? अब दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरा सारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ओके, यूजिंग दिस ग्राफ, अब या तो मेरी लाइन के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। ओरिजिन टेस्ट हमने पुट किया तो मेरा लाइन कहाँ आ रहा है? नीचे। तो नीचे कहाँ तक जाएगा? सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि हमें चारों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? अब हम सेकेंड ग्राफ ले लेते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू बनेगी 20, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू बनेगी 33.33। 33.33 यहाँ पे आएगा, 20 मान लेते हैं यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा जो लाइन ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अब इसको देखना है नीचे आएगा या ऊपर आएगा? 0 0, क्या 0 0 100 से कम होता है? इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो इस लाइन के नीचे आना चाहिए। लेकिन जो मेरा सॉल्यूशन सेट होगा वो कौन सा होगा? सिर्फ कॉमन पोर्शन होगा। तो मेरा कॉमन पोर्शन कौन सा है? मान लो मैं कॉमन पोर्शन बनाऊं तो मेरा कॉमन पोर्शन ये है, यहां से यहां। समझ में आ रहा है? ये वाला मेरा पॉइंट है 0 20। ठीक, तो जो ये कॉमन पोर्शन है ना अंदर वाला, जो मेरा आंसर होगा वो इन्हीं में से आएगा। या तो 0, जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर है ना वो इन चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है। मैक्सिमा या मिनिमा हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आता है। तो या तो मेरा आंसर ये होएगा, या तो ये होएगा, या तो ये होएगा, और या तो ये होगा। ये पॉइंट क्या है? इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। कितना आ रहा है? 5.56 एंड 16 पॉइंट, तो 5.5 और 6.25 मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट ठीक है। यानी कि अब जो मुझे मैक्सिमाइज करना है वो ये करना था। अब x की वैल्यू या तो हम 0 पुट करें और y की वैल्यू 20 पुट करें, तो 120 आएगा आंसर। ये या तो ये आंसर होगा 0 20, तो आंसर कितना हो जाएगा? 120। अगर हम 0 0 पुट करें तो आंसर हो जाएगा 0, कोई चांस ही नहीं है। अगर हम 16 और 0 पुट करें तो ये 166 और ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 166। ठीक है, अब ये पुट करें तो हमें देखना पड़ेगा, 5.5 पुट करेंगे तो 50 के करीब हो जाएगा, और 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 160 प्लस 32 196 प्लस 50, तो करीब 250 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, यानी 250। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये बस सॉल्व किया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल इक्वल टू मान के सॉल्व कर लिया ना, दो लाइनें हो गई ना। ये इसको 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 200 माइनस करोगे, सॉल्व करके आ जाएगा। ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उस वक्त 2 या 3 क्वेश्चन आए थे इसके साथ। तो अभी अगर एक क्वेश्चन आया और इतनी मेहनत करनी पड़ी तो जोर आएगा। तो अगर आ गया तो क्या करोगे? बिल्कुल सही, आ गया तो ऑप्शंस लेंगे हम। ऑप्शंस दो तरीके से लेंगे। कैसे? कंस्ट्रेंट्स तो आपको बनानी पड़ेगी, ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब एक तो ये फंक्शन बनाना पड़ेगा और एक को आपको ये बनाना पड़ेगा। मान लो ये आपने बना लिया, एक्स और वाई चाहिए। देखो एक्स क्या था? नंबर ऑफ पर्स। नंबर ऑफ पर्स या तो बनाओगे या नहीं बनाओगे, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए। ठीक है, अब या तो हम पहले एक्स को डाल के देखें किस एक्स और वाई पे मैक्सिमम आ रहा है। जिस पे मैक्सिमम आ रहा है उसी को चेक करो कंस्ट्रेंट्स में कि यार ये सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वही आंसर होगा, और अगर नहीं कर रहा तो वो आंसर नहीं होगा। कर रहा है तो आंसर होगा, नहीं कर रहा है तो वो आंसर। ये बात समझ में आती है? या फिर आप उनकी कंस्ट्रेंट्स को पहले चेक कर लो, उनमें जो जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है उसको मैक्सिमम फंक्शन में डाल के देख लो,
कि भाई किस कंस्ट्रेंट जो सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरा आंसर देगा। ये आइडियल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का ऑप्शन से। फिर भी नहीं आता या कुछ और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो ये तरीका होता है लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। ये इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन। क्लियर है? लीनियर इक्वेशन समझ में आता है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे। अब मान लेते हैं हमने कल किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हमने ये सॉल्व किया था। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज है। अब इसको मैं एक बार समझाने के लिए सारा सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम इसको देखेंगे कि और बेटर वे से कैसे किया जा सकता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम वापस से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 पे पहुंचेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 मेरा सोल्यूशन है। यहाँ तक याद आ रहा है? हमने कल किया था तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू की बजाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, दोनों का प्रोडक्ट करें ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो दो केस बनेंगे। केस 1 हम प्लस प्लस वाला मान रहे हैं, इसका मतलब x माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस x हैज टू बी ग्रेटर देन 2। एक तो ये होगा। फिर इसी में क्या होगा, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 3। इसके हिसाब से मेरे दो ऑप्शन बन रहे हैं, या तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है और या तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो कौन सा लोगे आप इन दोनों में से? 3 से बड़ा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 2.5 हो गई तो 2.5 होगी तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव, तो वो गलत हो जाएगा। यानी इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो क्या है, यानी इसमें से हमें इन दोनों में से क्या लेना है, 3। फिर हम बनाएंगे केस 2, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब है x माइनस 2 इज लेस देन 0, इसका मतलब x इज लेस देन 2। दूसरा x माइनस 3 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 3। अब दो चीज हो गई, एक चीज होगी x की वैल्यू 3 से कम है और दूसरी होगी 2 से कम है। तो क्या बना, तो हमें कौन सा लेना है, 2 से कम। इसका मतलब है मेरा आंसर आया x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 2। तो अगर मैं इसका इक्वेशन ऐसे बनाऊं तो x इज क्या था, ग्रेटर देन 3, ये 3 है ये 2 है, ग्रेटर देन 3 ऐसे और लेस देन 2 ऐसे। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 2 and 3 आर नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, बिकॉज if you put x is equal to 2 it will become 0, but I want to have a value which is greater than 0. Similarly, if you put x is equal to 3 this value will become 0 and I want to put greater than 0, so I can't be taking x as 3. आ रही बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, एक तरीका तो अप्रोच करने का यही है। दोनों दो केसेस बनेंगे, दोनों में से यूनियन लेना पड़ेगा। क्लियर है? और दूसरा तरीका नहीं, अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसा होता, मान लेते मेरा क्वेश्चन होता x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर आता माइनस इन्फिनिटी से 2 ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी ये क्लोज ब्रैकेट ये ओपन ब्रैकेट। because x minus 2 into x minus 3 can be equal to 0, that means x can be equal to 2, x can be equal to 3, so that means it is including 2, it is including 3. आ रही बात समझ में? ऐसे ही अगर हमें लेस देन 0 होता, अगर हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0 होता तो मुझे केस 1 बनाना, इसको पॉजिटिव मानता इसको नेगेटिव मानता, फिर कुछ आंसर आता, इसको नेगेटिव मानता इसको पॉजिटिव मानता, फिर कुछ आंसर आता,
फिर उसमें से कॉमन आंसर में निकाल के ये सारा कुछ करना पड़ता है। ये तो इसका प्रोसेस मेथड है, बट हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें तो वैल्यू लेस देन 0 चाहिए। इसका तरीका ये है कि मान लो हमने इसको सॉल्व किया, इनइक्वालिटी दे रखी है, मान लेते हैं हमें इनइक्वालिटी दे रखी है x - 2 इंटू एक्स - 3 इज ग्रेटर देन 0। हमें क्या दे रखी है? ये इनइक्वालिटी दे रखी है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। हम इसको भूल के इक्वल टू 0 मान लेते हैं और मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? 2 and 2। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 नंबर सिस्टम में आपको पता ही है 1 2 3, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा। ये हमने क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए नंबर लाइन पे, और हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए अपना हाथ ऐसे करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी कैसी है? बड़ी। कैसी इनइक्वालिटी? बड़ी है। तो इनइक्वालिटी बड़ी है, यानी ये इधर और ये इधर, ये आंसर आपका। बस -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इस चक्रों में मत रहना, प्लस है माइनस है, कुछ चक्कर नहीं है, हमेशा आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारा आता है x+2 इंटू x+3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं -2 -3। तो अगर -2 -3 बनते तो मेरा -2 -3 यहाँ आता और -2 यहाँ आता। कुछ नहीं करना, अभी करते हैं यूनियन। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास होता x+2 इंटू एक्स -3। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं -2 and 3। तो -2 यहाँ पे आता, 3 यहाँ आता, कुछ नहीं करना, बड़ा है दिस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू के केस में बस ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती। अब हम आते हैं इनइक्वालिटी जिसमें लेस हो। तो ग्रेटर वाले में तो कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, इसमें लेस देन 0। वंस अगेन हमारे इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं? 2 and 3। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, लेकिन हाथ ऐसे ही करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी कैसी है? छोटी है, छोटी सी। ये आंसर है आपका। बस ठीक है, अगर x-2 इंटू एक्स -3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता तो मेरा आंसर आ जाता 2 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब वो चाहे -1 -1 प्लस, दोनों माइनस दोनों प्लस, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, वो इनइक्वालिटी ऐसी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पक्का समझ में आ गया? इतना आसान तो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो करेगा क्यूबिक इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिनोमिनेटर में फंक्शन, वो आएगा। ऑफ कोर्स ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज वी नो डज नॉट मीन इट इज नॉट गोइंग टू कम। बट लेट अस टेक सम मोर लिटिल difficult kind of question which says x - 2 into x+3 into x+7 whole divided by x - 8 is greater than or equal to 0. And now this is the question. Although technically it's a quadratic equation, but then we need to find out what are the solution set where this condition gets satisfied. एक तरीका तो वही है जो हार्ड मेथड है कि प्लस प्लस प्लस, चारों को प्लस मानो, दो को माइनस, किसी भी दो को माइनस मान लो, बचे हुए को प्लस मान लो, या चारों को माइनस मान लो। यही केसेस बनेंगे, वो सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, उनमें से कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर वो कॉमन सोल्यूशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वो तो एक प्रॉपर मेथड है जो कि हम नहीं करेंगे। क्या जो बताया वो मैंने ये बताया कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है मेथड से, तो ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव तभी होगा जब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
यानी इन चारों में से कोई भी दो नेगेटिव और कोई भी दो पॉजिटिव, तो ये सब पॉजिटिव आ जाएगा, या चारों पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, या चारों नेगेटिव तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। वो सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, उसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर उनका यूनियन करना पड़ेगा। ये मैंने बताया था कि इसका आंसर निकालने का ये तरीका होगा, नॉर्मल तरीका। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा -7, एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा -3, एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 2 और एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 8। यानी बेसिकली 5 हिस्सों में बट गया। फ्रॉम राइट हैंड साइड वी टेक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे को ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो जो पॉजिटिव वाला इलाका है वो मेरा आंसर है, बस काम खत्म। पॉजिटिव इलाका -∞ से -7 इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट रखना पड़ेगा, यूनियन -3 से 2 क्लोज ब्रैकेट रखना पड़ेगा, यूनियन 8 से इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट रखना पड़ेगा। नहीं रखूंगा, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हमें। एक्चुअली आंसर ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि 8 - x डिनोमिनेटर में है, I cannot take x is equal to 8. The moment I take x is equal to 8, this will become undefined. So this last one needs to be taken care of. This bracket needs to be. This is the answer to this question. हाँ, राइट साइड से पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला एरिया आ जाता। मान लो यही क्वेश्चन होता लेस देन और इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर बनता -7 से -3 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 से 8 क्लोज ब्रैकेट, लेकिन मैं यहां क्लोज नहीं करता, यहां ओपन करता, क्योंकि आई कैनॉट टेक 8 एज माई सोल्यूशन, बिकॉज इफ आई पुट x as 8 द डिनोमिनेटर विल बिकम 0. So this is my answer if the question had been less than 0. तो मेरा आंसर ये होता greater than 0 है। ये देख, पॉजिटिव राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां से आएगा? 8 से लेके इंफिनिटी, -3 से +2 एंड -∞ से -7, ये पॉजिटिव आएगा, तो मैंने लिख दिया माइनस। माइनस था ना, तो क्रिटिकल पॉइंट तो 2 नहीं होगा, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहां पे 0 हो जाए, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तभी तो 0 होएगा। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इसको इक्वेट कर दे, x - 2 को इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2, x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3, x + 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -7, x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 8। ये हो गए क्रिटिकल पॉइंट सारे। ओपन ब्रैकेट का मतलब है दैट नंबर जो लिखा हुआ है इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन। क्लोज ब्रैकेट का मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन। जैसे कि मान लो यहाँ मैंने 8 के आगे ओपन ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर मैं x की वैल्यू 8 नहीं रख सकता, और नीचे अगर मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया तो मैं इस सिस्टम में 8 वैल्यू रख सकता हूँ। अब क्यों नहीं रख सकता ये समझा रहा हूँ। अगर अपन ने इसमें x की वैल्यू 8 रख दी तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे दिक्कत होगी, 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। लेकिन यहां अपन ने क्लोज ब्रैकेट लगाया -3, क्यों? क्योंकि अपन न्यूमरेटर -3 कर सकते हैं, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 0, बट अपने को तो 0 एक्सेप्टेबल है बिकॉज द फंक्शन हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसलिए अपन ने -3 2 पे तो क्लोज लगा दिया, लेकिन 8 पे ओपन लगा दिया। तो जब भी इक्वल टू का साइन आ जाए डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अगर इक्वल टू का साइन ना आता तो ओपन ब्रैकेट ही लगता, फिर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन। मान लिया अपन ने x को -3 डाल दिया तो ओवरऑल वैल्यू 0 बनेगी, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x कैन नॉट बी 3, तो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। इसका ये मतलब है। बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, फिर आता है इसमें मॉड्यूलस।
इसी का पार्ट है ना इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस, इसी में है ना। नहीं, इसमें इसका टॉपिक की हेडिंग क्या है जो अपन कर रहे हैं पहले? इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस करना ही पड़ेगा। हाँ, तो पहले मॉड्यूलस समझते हैं। मॉड्यूलस होता क्या है? मॉड्यूलस का मतलब होता है एक फंक्शन होता है, वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका बाहरी जो रिजल्ट है, आउटकम जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है ये एक तरीके का डब्बा है, उस डब्बे में से जो भी चीज बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होके आएगी। जैसे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इस बात का क्या मतलब है? अगर मेरे पास कोई डब्बा है, डब्बे के अंदर की चीज मान लो 5 है, जो कि 0 से बड़ी है, तो जब हम डब्बा खोलेंगे तो 5 का 5 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डब्बे की चीज 0 से कम है, यानी मान लो डब्बे की चीज -5 है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो माइनस तो लगाना पड़ेगा फॉर्मूले का। और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स तो अंदर वाला है ना, एक्स की वैल्यू माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? 5। तो हम जनरली क्या करते हैं, डब्बा जब लगाते हैं अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों आता है ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डब्बा खोलना है हमने, अगर डब्बे के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो डब्बा यूं का यूं खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डब्बे के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो डब्बा खोलोगे तो उसके पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस ऑफ माइनस होके वो प्लस हो जाए। जैसे कि मान लो हमारा क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब अगर अंदर डब्बे के अंदर हमने क्या माना? पॉजिटिव। इसका मतलब है x माइनस 3 हमने क्या माना? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो जब डब्बा खोलेंगे तो डब्बे के आगे कुछ नहीं करना, तो हमें करना पड़ेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ गई 10। जो मेरा आंसर आया क्या इस बात से कंसिस्टेंट है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए था, और मेरा आंसर है x इज इक्वल टू 10, तो क्या मेरा आंसर वैलिड है? यस, ये वैलिड आंसर है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि जो डब्बे के अंदर वाली चीज है वो 0 से, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 से कम। अगर हम ये मानते हैं तो जब डब्बा हम खोलेंगे तो डब्बे को खोलने से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। दिस इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब x माइनस 3 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 7, सॉरी माइनस एक्स प्लस 3 की वैल्यू 7, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस। क्या x की वैल्यू 3 से छोटी है? हाँ, तो ये मेरा आंसर है। अब जनरली इतना सब कोई एक्सप्लेन नहीं करता, ये करते हैं सब लोग। x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो एक बार अपन x माइनस 3 को प्लस 7 मानते हैं और एक बार, तो जब प्लस 7 माना तो x की वैल्यू 10 आ गई, और माइनस 7 माना तो x की वैल्यू -4 आ गई, जो कि हो गया। ये इतना इसलिए सिखा रहा हूं कि कैट के अंदर वो फंसाता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ये तो है इक्वेशन सॉल्व करना। क्या सॉल्व करना? इक्वेशन। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं अभी अपन 1 मिनट के लिए। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी मान लेते हैं यही चीज होता है x माइनस 3 मॉड इज ग्रेटर देन, मान लेते हैं 7। तो अब हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा, दो केस बनाने पड़ेंगे कि x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो डब्बा खोलेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 10। एक कंडीशन ही आ गई, x की वैल्यू 10 से बड़ी। सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए x माइनस 3 मॉड इज ग्रेटर देन 7। हमने माना x माइनस 3 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 3। तो जब हमने डब्बा खोला, तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7। यही बात है, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इनइक्वालिटी चेंज होगी। ये मैंने भी सिखाया नहीं है, लेकिन पता होगा आपको। नहीं पता है? अच्छा, जब हम इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। कैसे? मान लेते हैं मैंने कहा 3 इज ग्रेटर देन 2, मैंने माइनस कर दिया इधर, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? क्या -3 2 से बड़ा होता है? इनइक्वालिटी चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? -50 इज ग्रेटर देन -100, लेकिन अगर मैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 50 इज ग्रेटर देन 100 होगा? इनइक्वालिटी बदल जाएगी। सो वेन एवर यू मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑन बोथ द साइड्स, द इनइक्वालिटी तो यहाँ इनइक्वालिटी बदल गई, तो x की वैल्यू इज लेस देन -4
सॉरी -7 + 3 कितना आ गया? x इज लेस देन -4। अब मुझे इसको कंबाइन करना है। इसके हिसाब से मेरा आंसर -4 से कम होना चाहिए और इसके हिसाब से मेरा आंसर 10 से ज्यादा। तो माई आंसर विल बी -∞ to -4 यूनियन 10 से, क्योंकि ग्रेटर है तो क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन साइन, ये वैलिड है। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास x -3 इज लेस देन 7 आ गया, इसका मैं शॉर्टकट बता, सेम काम करना पड़ सकता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, x -3 जो है वो लेस देन 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दो और ऐसा ही साइन यहाँ लगा के -7 लिख दो, इसके बीच में लाई करेगा। चूंकि हमें x चाहिए तो अपन यहाँ +3 कर दें, +3 कर दें, +3 कर दें, चलेगा। तो ये बचेगा -4 इज लेस देन x इज लेस देन 10, ये आंसर है आपका। इसका मतलब है x लाइज बिटवीन -4 to 10, अगर ये होता तो। एक तरीका ये है कि अगर मान लो ग्रेटर देन दिया है तो लेस देन निकाल के इनको छोड़ के बचा हुआ आंसर है, ये भी सोच सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है? मान लो आपसे बोल दिया mod ऑफ x + 5 इज ग्रेटर देन 12 मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम mod ऑफ x + 5 इज लेस देन 12 निकाल लेते हैं। तो बनेगा x + 5 इज लेस देन 12, -5 करते हैं, -17 -x -5 कितना बनेगा? 7, यही बनेगा। इसका मतलब है x की वैल्यू कहां लाई कर रही है मेरी, -17 से 7 के अंदर लाई कर रही है ना, लेकिन हमें तो उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो मेरा आंसर ये हो जाना चाहिए, यानी कि -∞ से -17 यूनियन 7 से ∞। समझ में आ रहा है? उल्टा कर दिया हमने, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। क्लियर है? मॉड्यूलस कैसे, ये मेथड है, इसका डिटेल्ड मेथड है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव कॉमन एरिया, इसका थोड़ा सा शॉर्टकट है, नोट करना है अभी, कर लो। चलो पहले इसको, मुझे लगता नहीं इतना डिटेल में ये सब दिया हुआ है, दिया हुआ होगा, इसमें नहीं दिया होगा, इसमें वो 5 मॉडल्स दे रखे हैं ना, वो ही है। अच्छा, इंटरवल मतलब उसके बीच का जो वैल्यू होती है उसको इंटरवल, बस मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, इनइक्वालिटीज में इसमें, अच्छा, तो पॉजिटिव में तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ना, x-³ का होल स्क्वायर मान लेते हैं, इंटू x+3 का क्यूब मान लेते हैं, x+4 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय x+7 की पावर 5 मान लेते हैं, इज ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं सॉल्व करना है। हाँ कोई नहीं, लेस देन ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं, लेस देन ले लेते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन मैंने कहा था आपको क्रिटिकल पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो एक तो -3 आएगा, एक -4 आएगी, -7 आएगी,
-4 -3 एंड +3, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आने चाहिए। लेकिन अब चूंकि हमें इस एक्सप्रेशन को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, अगर हम इसके अंदर कुछ भी डाल दें पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव के लिए ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट जो था 3, इसको छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां अपन कुछ भी डालें पॉजिटिव ही आना है, तो कोई फर्क तो। और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड पावर है। ऑड पावर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑड पावर, मान लो यहाँ पर -5 डाल दिया तो -2 का क्यूब करेंगे -8 आएगा, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप -5 डाल दो, -10 डाल दो, +10, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम जिस बात से फर्क नहीं पड़ेगा हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बचे हुए को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इवन पावर्स में दिक्कत नहीं आएगी, ऑड पावर्स को ध्यान देना पड़ेगा। ये बात लिख लिया तुमने, कर लिया। अब एक टिपिकल कैट टाइप क्वेश्चन वो देख लेते हैं। mod of x plus 3 plus mod of x minus 2.5 plus mod of x plus 1.5 is equal to 12. What are the possible solutions of x? खतरनाक क्वेश्चन है इस सेंस में कि अगर हम इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस बनाना पड़ेगा, इसको भी प्लस माइनस और इसको भी प्लस माइनस, यानी 2 केस इसके, 2 केस इसके, 2 केस, 8 केसेस बनेंगे। 6 बेटा नहीं होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए। अभी इसको पॉजिटिव माना था, 2 को नेगेटिव माना था, यानी 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव था। अब 2 पॉजिटिव मान लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव, 8 केसेस बनेंगे, 8 की इक्वेशन बनेगी, 8 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो निकालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू दैट इन द एग्जाम। ठीक, हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? फर्स्ट थिंग इज वी आइडेंटिफाई अवर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है -3, यहाँ आएगा -1.5 और यहाँ आएगा 2.5, यानी जो मेरा सारा सॉल्यूशन है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब मैं इन चारों केसेस को सॉल्व करूंगा। अगर मेरी वैल्यू -3 से कम है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो डब्बा खोलेंगे तो मुझे बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, -3 से छोटा कुछ भी पुट करोगे तो मान लो -5 पुट किया तो -7.5 हो गया, यानी डब्बे के अंदर वैल्यू क्या हो गई। तो इसके आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा जब मैं इसको खोलूंगा, और इसके आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अगर x की वैल्यू मैंने -3 से छोटी रखी तो ये सारी वैल्यू डब्बे के अंदर वाली नेगेटिव हो जाएंगी, तो डब्बा खोलते समय बाहर मेरे को माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोड। अब इसको सॉल्व करेंगे, -x -3 -x -2.5 सॉरी +2.5 -x -1.5 इज इक्वल टू 12। तो ये बनेगा -3x, ये बनेगा -4.5 + 2.5, तो क्या बनेगा -2। ओवरऑल वैल्यू आ गई -2, यही बनी, सॉरी -2 इज इक्वल टू 12, तो -3x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू -14/3। और हमने क्या माना था, x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, और मेरी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -4 पॉइंट समथिंग आएगी ना, 4 × 12 20 6 जा 4.6। तो क्या ये मेरा वैलिड आंसर है ना? मैंने -3 से छोटा होना चाहिए, तो आ तो गया -3 से छोटा, तो वैलिड आंसर है। तो एक आंसर तो यही होगा इसका। लेकिन अगर इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन होता तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता। चलो इक्वल टू समझ लो, फिर ग्रेटर देन देख लेंगे। ये समझ में आ रहा है? एक वैलिड आंसर है। अब मेरी x, मान लो x की वैल्यू -3 से 1.5 के बीच में होती,
उस केस में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती नेगेटिव होती? पॉजिटिव। तो डब्बा खोलोगे तो इसके आगे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती नेगेटिव होती? एक्स में से यहां से कोई भी वैल्यू यहां पुट करोगे तो ओवरऑल नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो डब्बा खोलेंगे तो आगे ये वाली वैल्यू नेगेटिव बनेगी पॉजिटिव बनेगी? तो डब्बा खोलोगे तो क्या बनेगा? मान लेते हैं तूने इसके बीच में कोई वैल्यू पकड़ ली। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। हाँ, यहाँ से -3 से 1.5 के बीच में, -3 से -2 पकड़ ली मान ले। -2 यहाँ पुट कर, -2 + 1.5 -आधा, -आधा, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 12। x + 3 - x + 2.5 - x - 1.5 इज इक्वल टू 12। तो ये x इससे कटेगा, 3 और 2.5 5.5, नहीं यहां से कट जाएगा तो 1 बचेगा, 3 और 1 4, तो -x इज इक्वल टू 4, तो 12 - 4 दिस इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई -8। क्या ये वैलिड आंसर है मेरा? हमने x की वैल्यू -3 से -1.5 के बीच में मांगी थी और हमारा आंसर आ गया -8, तो ये मेरा वैलिड आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं हमारी वैल्यू -1.5 से 2.5 के बीच में। हिट एंड ट्रायल का सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा, और क्या हिट एंड ट्रायल है, सारे केसेस बना रहा हूँ। इसको नहीं हिट एंड ट्रायल बोलते, हिट एंड ट्रायल होता ऑप्शन में देख के बिठा के देख लेते बस। ये तो प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं अपन। अच्छा, अब अगर मेरी वैल्यू 2 हो गए ना, -1.5 से 2.5 के बीच में होती, तो -1.5 से 2.5 के बीच में होती तो क्या बनती? है पहले वाली तो बनती पॉजिटिव x + 3, और दूसरे वाली बनती नेगेटिव -x - 2.5, और तीसरे वाली बनती पॉजिटिव x + 1.5 इज इक्वल टू 12। x + 3 - x + 2.5 + x + 1.5 इज इक्वल टू 12। ये खत्म हो गया, ये कितना? 2.5, कितना हो गया, सॉरी 7, यहाँ x बचा, तो 12 - 7 कितना हो गया? 5, और हमारी वैल्यू होनी चाहिए थी इसके बीच में, तो ये भी मेरा वैलिड आंसर, उप्स ये कहाँ गया, ये मेरा वैलिड आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारी बचती है लास्ट वाली वैल्यू 2.5 से ऊपर। 2.5 से ऊपर, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, होगा, अगले वाला पॉजिटिव होगा, होगा, अगले वाला पॉजिटिव होगा, होगा, इसकी वैल्यू 12, तो मैंने 3x, और ये कितना बन जाएगा इन दोनों का -1, यहाँ बचेगा 2, वहां चला जाएगा 10, x की वैल्यू आ गई 10/3 विच इज 3.33। क्या ये वैलिड आंसर है? यस। तो मेरे दो वैलिड आंसर हैं, एक तो ये 3.33 मेरा वैलिड आंसर, और एक आ गया ये मेरा। इन दोनों को जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, और कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे x की वैल्यू 12 नहीं है। यही काम ग्रेटर देन में करना पड़ सकता है और यही काम लेस देन में करना पड़ सकता है। ये वंस अपॉन ए टाइम मैंने देखा हुआ है, मोड का क्वेश्चन है। कुछ भी हो गया गलती से तो ये घट गया काम से, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ किताब में दिया वो भी पढ़ा देता हूँ। लाओ, इसमें भी कुछ कुछ दे रखा है। अच्छा, एक क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? ये वो था जो मेरे को पढ़ाना था, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने वाली थी मेरे पास, इसमें नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने समझा दिया है, कम चांस है आएगा। बट इसमें कुछ चीजें दे रखी हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे कि कुछ रिजल्ट्स हैं। a real number and its reciprocal will always be greater than or equal to 2। अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर हम लेंगे और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये रिजल्ट है। उसी तरीके से 1 + 1/x होल की पावर x जो है ये हमेशा बड़ा होगा 2 से और लेस देन होगा 2.8 से।
ठीक है, ये हमेशा बड़ा होगा एक्स एक्स। मतलब ये कहाँ पे काम में आता है, मान लो मैंने कहा 50 की पावर 51 बड़ा है या 51 की पावर 50 बड़ा है। रुक जा, ठीक, इस ना 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 इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, एक बार मान लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैं मान लो बी बाई ए निकालता हूँ, अगर बी बाई ए ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब बी इज ग्रेटर देन 1, ए हो गया। अगर बी बाई ए लेस देन 1 है इसका मतलब बी इज लेस देन ए हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 51/50, नीचे मैं लिख सकता हूँ 50/51, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैं 51 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 50 यहाँ पे लिख के 50 की पावर 50 लिख दूं, चलेगा। इसको मैं ऐसा क्यों लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं 51/50 होल की पावर 50 कर सकता हूं और बाहर आएगा 1/50। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 1/50, 51 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 1/50/50 लिख सकता हूं होल की पावर 50। ये बनेगा 1/50 इंटू 1 प्लस 1/50 होल की पावर 50, चलेगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, देख 2.8 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 प्लस 1/x की पावर x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू जोर मार के 2.28, ओवरऑल रिजल्ट बनेगा 2.28 डिवाइडेड बाय 50। ये क्या है मेरा b बाय ए। b बड़ा है, a बड़ा है, अच्छा अरे देख तो ले, क्या बड़ा है, a बड़ा है b बड़ा है, पक्का पक्का b बड़ा है। हाँ 1/50 है, कितने लोग बोल रहे हैं b बड़ा है ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है जानवी, ये बड़ा है, क्या ही बात कर रहे हो सब। b बाई 8 2.8 2.28 या 2.8 सॉरी 2.8 लिख दिया। मान लेते हैं ये रेशियो है 2.8 डिवाइडेड बाय 50। b को अपन 2.8x मान सकते हैं, a को अपन 50x मान सकते हैं, कौन सा बड़ा है, क्या दिमाग लगा रहे हो इसमें, a बड़ा है ऑब्वियसली, a बड़ा है, इसका मतलब है 50 की पावर 51 इज ग्रेटर देन 51 की पावर 50, इसका ही मतलब है। a नहीं बड़ा है, ऊपर b है नीचे a है, 2.8 डिवाइड बाय 50 कितना आएगा, 0.00 समथिंग आएगा। हाँ हाँ, तो फिर कौन सा बड़ा हुआ, ऑब्वियसली रेशियो है तो 1 से बड़ा होगा, तभी 0 से बढ़ेगा, क्या मतलब है। आ रही बात समझ में, ये उसके काम में आता है रिजल्ट। ठीक है, क्या था, नहीं होगा, तो फ्रैक्शंस छोटी होती थी तो आप उसको अंडर रूट में कॉमन, जो उसका इंडेक्स था वो कॉमन बनाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स कॉमन बनाने की कोशिश करेगी तो कैसे करेगी, ये यहाँ पे इंडेक्स कॉमन हो ही नहीं सकता, तो बना ही नहीं पाएगी इंडेक्स कॉमन, वो अंडर रूट में था बेटा। जो तुम ये पूछ रही हो कि मान लो हमें देखना है √3 बड़ा है, 4√4 बड़ा है, 5th √5 बड़ा है, मान लो ये क्वेश्चन, यही बात है ना, कंपेयर करने के लिए इंडेक्स को सेम करना है। तो इंडेक्स सेम करने के लिए मान ले यहाँ 2, इसका एलसीएम ले लेगी, तो जो यहाँ करेगी वो पावर में ले जाएगी, वो तो अंडर रूट में तो है ना, लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती ना, यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, ओके। इसके बाद इन्होंने
कुछ 4-5 यूजफुल रिजल्ट्स दिए हुए हैं मॉडल्स, मैं आपको वो समझा देता हूँ वो क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या यूज है उसका, ताकि हम उसको याद कर सकें। Okay, now we know that for a given sum, product is maximum when the values are equal. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मान लो मैं a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, फिक्स कर रखी है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 है, हम चाहते हैं a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब वैल्यूज बराबर होंगी। कैसे? ये 9 कैसे 10 बन सकता है? 1 प्लस 9 से तक 10 बनेगा, 2 प्लस 8 से भी बनेगा, 3 प्लस 7 बनेगा, 4 प्लस 6 बनेगा, 5 प्लस 5 बनेगा, 6 प्लस 4 बनेगा, रिवर्स हो जाएगा, 7 प्लस 3 बनेगा, 8 प्लस 2 बनेगा, 9 प्लस 1। 10 सम तो 10 है, इसका प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 9। इसका प्रोडक्ट 8 दूनी 16, इसका प्रोडक्ट 21, इसका प्रोडक्ट 24, इसका प्रोडक्ट 25, फिर 24, फिर 21, फिर 16, फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट कब है? विच इज व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फॉर अ गिवन पेरीमीटर विच एरिया विल हैव मैक्सिमम, विच ट्राइंगल विल हैव मैक्सिमम एरिया। मान लेते हैं इंटीग्रल वैल्यूज हैं, जो भी है, मतलब ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, हमको पेरीमीटर दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी फिक्स कर दिया, बोल रहा है इन पेरीमीटर्स को यूज करके एबीसी को कौन से ट्राइंगल बनाओगे कि एरिया मैक्सिमाइज हो जाए। कब होगा? जब तीनों साइड्स बराबर होंगी, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। ऐसे ही मान लो हमें कोई क्वाड्रिलेटरल बनाने जिसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो जब कौन से क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम होगा जिसका पेरीमीटर गिवन है? स्क्वायर, बिकॉज इट इज मोस्ट सिमेट्रिक फिगर, चारों साइड्स बराबर है, उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, अब यहां पे तो हमारे पास फिक्स्ड चीज आ गई। इसका जो एक एप्लीकेशन मैं आपको पूछता हूं, मान लेते हैं हमने सिलेंडर किया हुआ है ना, मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का रेडियस दे रखा है हमें r, और ये हाइट दे रखी है h। हमें वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर h होता है, आपको पता है r प्लस h की वैल्यू 6 है। what should be the value of r and h so that what will be the maximum volume of the cylinder। मान लो ये सवाल आ गया। अब अपन 1 and 5 भी ले सकते हैं, 2 and 4 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं। क्या लेंगे? 3 3 लेंगे ना। आप ध्यान से देखिए, जो वॉल्यूम है ना पाई आर स्क्वायर है, यानी पाई आर इंटू एच है, यानी 3 बराबर हिस्सों में बट रहा है। तो 6 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे, इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, और इसको 2 देना पड़ेगा। इसका मतलब आर को 4 देना पड़ेगा और एच को 2 देना पड़ेगा, तब जाके इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज होएगा। आ रही बात समझ में? इसको जनरल करके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे एग्जांपल यहाँ पे अपने पास एग्जांपल है, हम इसको कर लेते हैं। ये बोल रहा है मेरा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x क्यूब y स्क्वायर। समझ में आ रहा है? द ओनली थिंग इज यहाँ पे मान लेते हैं a होता, तो यहाँ पे हमें x को लेने के लिए a बाय 5 करना पड़ता। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? मान लो ये जैसे ये x y होता, फिर तो बहुत आसान हो जाता ना। मान लो ये होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 होता, तो हमें x को 3 बार लेना है और y को 2 बार लेना है, और फिर इसको इक्वली डिवाइड करना था। उसी चीज को हम डायरेक्टली कर रहे हैं। बेसिकली जो 5x है, इसको हमें 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, और ये जो 2y है, इसको हमें 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, और ये बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब हमें x और y निकालना है। आपको पता है ना a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो मैं इसको a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लिख सकता हूं, तो भी मेरा आंसर सेम रहेगा। तो मैं इसको अगर ऐड कर दूं तो ये बनेगा 5x प्लस 2y अपॉन 3 प्लस 2 इज सेम एज, या तो 5/3x ले लेता हूं विच इज सेम एज 2y/2 बनेगा। तो y तो कट ही गया वैसे, तो ये वाली वैल्यू बन गई। इसका सम कितना दे रखा है? 15। 15/5 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे बनेगा 5x। 5x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, x की वैल्यू बनेगी 11/3।
5, x की वैल्यू बटेगी 11/5। हमें क्या मैक्सिमम करना है, x³ y, ठीक है। हाँ 9 आएगा, 15 में से 6 गया 9। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, x³ y। x³ का मतलब ये हो गया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, x³ यानी 9/5 का होल क्यूब इंटू y² यानी 3 का स्क्वायर। ये सॉल्व करना है अपने को, बस जो भी आंसर आएगा इसका लिख देंगे। समझ में आ रहा है कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है इसकी पावर से, इसको डिवाइड करना है इसकी पावर से। हमें सारे टुकड़े बराबर नहीं करने थे, देखो सारी जब तक वैल्यू बराबर नहीं होती है तब तक आंसर नहीं आता। तो हम इसलिए हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके इक्वेट करना है, और 2y को 2 पोर्शन में डिवाइड। मान ले यहाँ 4 और 5 होता तो 5y को 4 हिस्सों में बांटते और 2y को जो भी पावर है उस हिस्सों में बांटते। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है, फॉर ए गिवन सम प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल, उसका ये एप्लीकेशन है। वैसे ही फॉर ए गिवन प्रोडक्ट द सम इज मिनिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। समझ में आ रहा है, फॉर अ गिवन प्रोडक्ट हमको क्या दिया हुआ है, फॉर अ गिवन प्रोडक्ट द सम इज मिनिमम व्हेन वैल्यूज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रोडक्ट है हमारा a इंटू बी इज 100, मान लेते हैं a इंटू बी इज 100। तो 100 कैसे बन सकता है, 1 इंटू 100 बन सकता है, 2 इंटू 50 बन सकता है, 4 इंटू 25 बन सकता है, 5 इंटू 20 बन सकता है, 10 इंटू 10 बन सकता है, और फिर 20 इंटू 5 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। इसका सम बनेगा 101, इसका सम बनेगा 52, इसका सम बनेगा 29, इसका सम बनेगा 25, इसका सम बनेगा 20, इसका 25 फिर 29। मिनिमम सम कब आ रहा है, when the values are equal। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन ये बन सकता है, हमें दिया हुआ है x की पावर 5 y की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3, और हमें चाहिए 2x प्लस 3y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब इसको बराबर करना पड़ेगा, 2y को कितने हिस्से में बांटना पड़ेगा, 2x को 5 हिस्से में, और 3y को कितने हिस्से में बांटना पड़ेगा, 3 हिस्से में। ये बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करते y की वैल्यू आ गई। अब इसकी यहाँ सब्स्टिट्यूट करके x और y को सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x/5। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x की पावर 5 इंटू वाई की जगह अपन लिख सकते हैं 2x/5 का होल क्यूब है, इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 5 इंटू 2 क्यूब यानी बनेगा 2 क्यूब, यहाँ कर देते हैं x की पावर 3 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू 2 क्यूब। ये 2 क्यूब खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 8 इज इक्वल टू 5 की पावर 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ तो पुट करेंगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 6 16। दिस इज माई आंसर। ठीक है, फॉर अ गिवन प्रोडक्ट सम इज मिनिमम एंड द वैल्यूज आर इक्वल। यहाँ तो मैंने सॉल्व ही किया और तो कुछ नहीं किया है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे इसने जनरलाइज करके भी कुछ कुछ चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर है, कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक। ओके, उसके बाद इसमें एक स्पेसिफिक मॉडल है, हालांकि वो डिफरेंशिएशन से किया जा सकता है, बट देन इट इज गिवन टू अस। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन बनती है a माइनस एक्स की पावर m इंटू बी प्लस एक्स की पावर n, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए।
ये m है, ये है ना, ये x है, वेयर a और b की जो वैल्यू है ना वो x से छोटी होनी चाहिए, न्यूमेरिकली छोटी, मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए। तो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा वो कब मिलेगा, जब हम a माइनस एक्स को m हिस्सों में बांटेंगे और b प्लस एक्स को n हिस्सों में बांटेंगे, वो बराबर हो जाएगा। यानी इसके वही वाली बात है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है ना, बराबर हिस्सों में बांटना है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, 9 माइनस एक्स की पावर 2 इंटू -4 प्लस एक्स की पावर 3। ठीक है, एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों से बड़ा है। ठीक है, रियल वैल्यू x इज न्यूमेरिकली लेस देन, सॉरी, x की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि वो पॉजिटिव रहे। मतलब ये हो गया सिचुएशन। अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये क्या ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलेगी, जब ये जो 9 माइनस एक्स है इसके जो दो पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, और जो x माइनस 4 है मान लेते हैं, इसके जो 3 पार्ट्स हैं ये बराबर होंगे ना, तब जाके हमारी बात बनेगी। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 जा 27 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 27 प्लस 8 कितना बनेगा 35, x की वैल्यू 7। यानी जब x की वैल्यू हम 7 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी, इसकी वैल्यू x को 7 पुट छोड़, हाँ लेकिन ये तो a से छोटी b से बड़ी, मेरे ख्याल से तो बीच में आनी चाहिए, इसने लिखा कुछ और है, न्यूमेरिकली लेस देन a b। एक्चुअली तो ये न्यूमेरिकली लेस देन a है बट ग्रेटर देन b है। हाँ, इसमें कुछ चक्कर है, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऐसा कुछ आए तो उसको इक्वल हिस्सों में बांट देना, 99% आंसर आना ही आना है। ध्यान मत रखो, याद थोड़ी ना रहेगी बस। ठीक है, हाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, मैक्सिमम जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। ठीक है, बस क्यों, अभी 2 मॉडल हैं, बस काम खत्म, एक ही है इनफैक्ट, मॉडल 4 मॉडल 5, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है, याद करने का है। पढ़ाना तो अगर डिफरेंशिएशन आता है घर जाके निकाल लेना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है, इक्वेट करके निकाल लेना, और नहीं याद है तो फिर रट्टा मार लेना। तो अच्छा ये बताओ, बड़ा होगा या छोटा होगा, क्या लिखूं, कौन सी वाली वैल्यू बड़ी होगी इसमें से? कौन सा बड़ा? ये तभी बड़ा है जब m की वैल्यू 1 से बड़ी है, या फिर m की वैल्यू 0 से छोटी है। क्या? हाँ बिल्कुल, लेट कर सकते हो, लेट करके चेक 1 2 मान, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, याद थोड़ा ना रहेगा। ये 2 के लिए नहीं, 3 4 के लिए भी वैलिड है। मतलब इसकी खास बात ये, मान लो a प्लस बी प्लस सी होता है ना बाई 3, और ये m होता, तो ये भी हम कह सकते थे a की पावर m प्लस b की पावर m प्लस c की पावर n डिवाइडेड बाई 3।
ये कंडीशन 2 के लिए वैलिड है, 3 4 के लिए एक खास बात है। उल्टा कब होगा? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। दिस इनइक्वालिटी विल चेंज, यानी a प्लस बी बाई 2 की पावर m विल बिकम लेस देन और इक्वल टू a की पावर m प्लस b की पावर m when m की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड ये ऐसे हो जाता अगर m इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0। 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी बदलेगी, अदरवाइज राइट साइड वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, इक्वालिटी तभी होगी जब a इज इक्वल टू बी हो जाएगा या m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बस लास्ट मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी? मिनिमम ऑफ x प्लस ए यानी कोई भी फंक्शन दिया, ऑब्वियसली जो 12th में करते थे u अपॉन वी वी डी यू बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करके बिला बिला सारा करके कर नहीं करना ना तो देखो इसका आंसर आएगा। जब हम x की वैल्यू ये पुट कर दें, जबकि अगर हम x की वैल्यू a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, अगर हम a की x की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो आंसर होगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी a माइनस सी, ये हमें दे रखा है, प्लस b माइनस सी, ये हमें दे रखा है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। दिस इज द आंसर। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं 3 प्लस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है? तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता ही है। ए की वैल्यू क्या बनेगी? 3, बी की वैल्यू क्या बनेगी? 6 और सी की वैल्यू क्या बनेगी? 2। यहां सब्सटीट्यूट कर दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखो पहले तो 2 लगाना पड़ेगा, एक तो u बाई वी लगाना पड़ेगा, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस v स्क्वायर। फिर u और v का आपस में लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, u इंटू वी का u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। This will take care of your this chapter, है ना? अच्छा था ना? मजा आया? हाँ जी।